हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हुआ लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके कारण लेकिन मैं आपके लिए अब लेके आ चुका हूँ कॉमर्शियल आर्ट, जिसे वाणिज्यिक कला या फाइन आर्ट कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 राजस्थानी लघु चित्र शैली। ठीक है, ये बुक कमेंट में आ रहा था कि बुक सर नहीं मिल रहा है। सो बुक अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आपको, ठीक है, उसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मेरा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको वहाँ पे ये बुक पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा। डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक जो है पीडीएफ का नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है। सो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे जो है दिया है 9112542946, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट यानी कि व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे ये बुक एज ए पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगा। ओके, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी मिल जाएगा, उस पर कर सकते हैं, बट उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, इसलिए ये आप यहाँ से इस पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो। सो चैप्टर नंबर 2 है राजस्थानी लघु चित्र शैली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और कॉस्टली टाइम। देखिए, पहले हम किसी भी लघु चित्र शैली, कोई भी लघु चित्र पढ़ रहे हैं, उसकी शैली पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि उसका उदय कैसे हुआ, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, और आगे चल के उसका विकास किस प्रकार हुआ, विकास ज़्यादा हुआ, कम हुआ, रुक गया, ये सब चीज़ें पहले हम उसका जो इंट्रो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उदय एवं विकास पहले हम पढ़ेंगे। तो 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़, इसे उदयपुर भी कहते हैं, ठीक है, 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली के लघु चित्रों की रचना हुई। तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि किस सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली की लघु चित्रों की रचना हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं सदी। ठीक है, यहाँ 15वीं सदी हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 15वीं सदी। ठीक है, किस लघु चित्र की रचना है, तो कल्पसूत्र, यानी जो जैन कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का एक जैन धर्म का ही एक, ठीक है, कला शैली, तो जैन कल्पसूत्र शैली की रचना हुई, और कब हुई, 15वीं सदी में। ठीक है, इन कला चित्रों में हम स्थानीय लोक कला रूपों, अजंता तथा गुजरात की महान कला परंपराओं के विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। ये जो कला, जो लघु चित्र थे, जैन कल्पसूत्र शैली के जो लघु चित्र थे, इनकी कला चित्रों में हमें स्थानीय लोक कला रूपों, स्थानीय लोक कला रूपों मतलब जो स्थानीय है, ठीक है, ठीक है। अभी स्थानीय का मतलब क्या होगा, लोकेलिटी, यहाँ पे जैसे कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ का स्थानीय, जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा होती है, बिहार की स्थानीय भाषा भोजपुरी है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब स्थानीय चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस स्थान में वे निवास करते हैं वहाँ की चीज़ें स्थानीय कहलाती हैं। तो इन कला चित्रों में हम स्थानीय लोक कला रूपों, यानी स्थानीय जो क्या स्थान था वहाँ के, उसके कला रूपों, अजंता तथा गुजरात की महान कला परंपराओं के विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। ठीक है, अजंता और गुजरात की महान कला परंपराओं के विशिष्ट तत्वों का मिश्रण पाते हैं। स्थानीय के साथ साथ अजंता और गुजरात की जो महान कला परंपरा थी, उनके विशिष्ट तत्वों का इसमें मिश्रण मिलता है। इस कला शैली का सबसे विकसित रूप 1555 ईस्वी के पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया गया है और ये पुटअप किया भी जा सकता है, 75% चांसेस के, कि भैया जो जो ये कला शैली थी, ठीक है, राजस्थानी लघु चित्र कला शैली जो थी ये, जो इसका सबसे विकसित रूप था, वो किन चित्रों में देखने को मिलता है, किन चित्रों में देखा जा सकता है। तो इस कला शैली का सबसे जो विकसित रूप था, और 1555 ईस्वी के पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है, जिसमें राजस्थान की प्रारंभिक कला शैली को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इसमें क्या किया, जो राजस्थान की जो प्रारंभिक कला शैली थी, ठीक है, कला शैली क्या थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, उसको विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। धीरे धीरे यही लघु चित्र शैली राजस्थान के अन्य कला केंद्रों द्वारा भी अपना ली गई। अब ये जो इसका अब के विकास की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, उदय हुआ इसका, उदय हुआ, तो ये जो कला शैली धीरे धीरे जो थी, ये कला शैली ये अपनी प्रारंभिक कला शैली को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जब इसे प्रस्तुत कर दिया गया तो धीरे धीरे जब यही जो कला शैली थी यही राजस्थान के अन्य कला केंद्रों द्वारा भी अपना ली गई। यहाँ बने लघु चित्रों में निम्नलिखित विशिष्टताएं देखी जा सकती है। यहाँ पे जो बनाए गए थे लघु चित्र उसमें कई सारी विशिष्टताएं देखी जा सकती है, स्पेशलिटी, ठीक है, जैसे भाव प्रवण चेहरे, ठीक है, तीखे नाक नक्श, रोबीली आकृतियाँ, विविध मानवीय संयोगों का प्रस्तुतिकरण, सशक्त रेखांकन तथा चटक रंग, ठीक है, ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। सब भाव प्रवण चेहरे, चेहरे पे जो भाव, तीखे नाक नक्श, नुकीले नाक, ठीक है, रोबीली आकृति, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ की विशिष्टताएँ थी। इन यहाँ पे जो चित्र बनाए गए थे इनकी विशिष्टताएँ थी। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या कि भौगोलिक विविधताओं, अब देखिए अलग अलग जगह, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे अलग अलग जगह अलग अलग मत है लोगों का, तो उनकी रुचि भी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसके कारण वहाँ पे कलाकृति में तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन आएगा ही। तो वही इसमें बोला है कि भौगोलिक विविधताओं तथा स्थानीय अभिरुचियों के आधार पर राजस्थानी लघु चित्र शैली को कई की उपशैलियों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किसमें वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो पहला तो हमारा जाता है मेवाड़ उदयपुर लघु चित्र शैली, जहाँ से क्या हुई, उसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो मेवाड़ जो था उदयपुर लघु चित्र शैली 15वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ क्षेत्र में लघु चित्रों की रचना हुई। इस शैली का सबसे विकसित रूप पालम भागवत चित्र में देखा जा सकता है। तो ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों पैराग्राफ, ठीक है, आपके लिए। अब देखिए इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से थे, शाही बदीन और मनोहर थे, ठीक है। तो इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे कौन थे, शाही बदीन तथा मनोहर। अनेक कालजयी महान चित्रों की रचना की, जैसे कि भक्ति रोपत्र, पंचाख्यानोरोपत्र, बाण भेदरोपत्र तथा रंगों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रण में मेवाड़ी सुगंध विद्यमान है। इस शैली के मुख्य विषय पालम भागवत के अलावा भागवत पुराण पर आधारित चित्र, गीत गोविंद, आघारपुर में विचरित ढोला मारू और रस मंजरी के लघु चित्र मेवाड़ में विकसित कला शैली के बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। पालम भागवत के अलावा भागवत पुराण पर भी ये क्या थी, मुख्य विषय थी इस शैली की। और भी सारे जैसे कि रसिक प्रिया, सुरसागर, रामायण तथा विहारी सतसई जैसे हिंदू विषयों पर बने चित्रों में मुगलों की शैलीगत परिपक्वता व भारतीय विषयों का बेहतर समन्वय दिखाई पड़ता था, ठीक है। ये तो मुगल कला शैली में भी ऐसा ही था, ठीक है, कि मुगल कला शैली में क्या था कि हिंदू चितेरों और मुस्लिम का क्या था, समन्वय था, ठीक है, जिससे कला को एक नई दिशा मिल सके। वैसे यहाँ भी क्या है, रसिक प्रिया, सुरसागर, रामायण था, बिहारी, ऐसे ही जो हिंदू विषय थे इनके चित्रों में मुगलों की शैलीगत, मुगलों की ही शैलीगत परिपक्वता व भारतीय विषयों पर लेकिन मुगलों की कला शैली में बेहतर समन्वय दिखाई पड़ा, ठीक है। सो देखिए नीचे क्या लिखा है, मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ। देखिए मेवाड़ शैली की जो उपशैलियाँ थी वो क्या थी, मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ तथा नाथद्वारा से विकसित हुई। ये उन स्थानों के नाम है जहाँ मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ विकसित हुई। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है बूंदी लघु चित्र शैली। बूंदी लघु चित्र शैली रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक लघु चित्र चुनार में बने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र लघु चित्र कहाँ बने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चुनार में, ठीक है। तो ये MCQ बन सकता है यहाँ से। चित्रांकन में मुगल व दक्कनी कला तत्वों के संयोजन में बूंदी कला शैली का कौशल अद्वितीय है, किंतु व्यक्ति चित्रों में भी बूंदी को विशिष्ट प्राप्त है। इस कला शैली के प्रमुख विषय, अब देखिए इस कला शैली के प्रमुख विषय क्या क्या है, तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कृष्ण लीला, रसिक प्रिया,
रंग रागनी, लैला मजनू जैसे आख्यानों पर आधारित चित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, व्यक्ति चित्र, हरम और ग्रामीण जीवन के दृश्य बूंदी लघु चित्र के प्रिय विषय है। ठीक है, ये विषयों के नाम है जो बूंदी लघु चित्र शैली थे इसके क्या थे, इसके प्रिय विषय थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग के प्रिय अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, वैसे इस लघु चित्र शैली के प्रिय विषय है। ठीक है, सो नीचे क्या है, इस शैली की मुख्य विशेषताएं। देखिए, अब ये शैली की मुख्य विशेषताएं क्या होगा। देखिए, पहले हमने देखा था विभ्राव प्रवट चेहरे और रवीला अंदाज, ठीक है, तीखे नाक नक्श। वैसे इसका भी क्या होगा, एक विशेषता होगा, मुख्य विशेषता, ठीक है, जो कि हर कला शैली की होती है। इसका होगा क्या, रंगों का उत्कृष्ट मिश्रण। ठीक है, असाधारण किंतु प्रभावी ढंग, सामान्य रंग, संगठनात्मक एक रूपता, बारीक रेखांकन, वास्तविक काल्पनिक के बीच अद्भुत समन्वय, प्रतिरोधी तत्वों का असाधारणता, जीवन प्रकृति और मन को चमत्कारिक ढंग से वशीभूत कर लेने की क्षमता बूंदी शैली की विशेषता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं, बस इसका विशेषता है कि कैसी क्या क्या विशेषता थी इसकी। ठीक है, इसमें क्या स्पेशलिटी थी इस शैली में, तो रंगों का उत्कृष्ट मिश्रण, ठीक है, असाधारण किंतु प्रभावी ढंग, सामान्य रंग, संगठनात्मक एक रूपता, बारीक रेखांकन, बारीक मतलब क्या कि एकदम अच्छे से उसको बारीक तरीके से समझ रहे हैं ना, तो वास्तविक और काल्पनिक के बीच अद्भुत समन्वय था इसमें। ठीक है, क्या रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में ये बहुत ही अच्छा इसमें क्या था, समन्वय था। देखिए, तीसरा देखते हैं जोधपुर लघु चित्र शैली। ठीक है, जोधपुर लघु चित्र शैली मेवाड़ की कला परंपरा जोधपुर को विरासत में मिली थी। ठीक है, जो मेवाड़ की जो उदयपुर मेवाड़ है, ठीक है, उसकी जो कला परंपरा थी वो जोधपुर को विरासत में मिली थी। ठीक है, जैसे राजा के बेटा राजा बनेंगे, ये सब विरासत में मिलती है उनको, वैसे इनको भी विरासत में मिल गई। जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाटनी रागमाला चित्रों में उद्घाटित हुई। इन चित्रों की शैलीगत विशेषताएं विशुद्ध देशज चित्रण है। सो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि मेवाड़ की कला परंपरा, या फिर कह सकते हैं कि जो जोधपुर लघु चित्र शैली थी इसको मतलब कि ये किस कला शैली से विकसित हुई है, तो मेवाड़ की। ठीक है, उसको विरासत में मिली तो उसी से हुई है। अब जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला चित्रों में उद्घाटित हुई, तो यहाँ से भी पूछ सकता है 17वीं सदी के प्रारंभ में कहाँ से पाली रागमाला चित्रों में उद्घाटित हुई, तो ये सब क्या थे आपके इम्पोर्टेंट थे इसमें। चलिए चलते हैं आगे, नहीं तो हो गया। अब इस शैली के मुख्य विषय देखिए क्या दिए गए। इस शैली के मुख्य विषय है बारहमासा रामायण के प्रसंग, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र व रविनाश जीवन का चित्रण जोधपुर चित्रशैली की विशिष्ट गुण है। ठीक है, सिरोही व नागौर जोधपुर शैली के उपकेंद्र है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरोही और नागौर किस शैली के उपकेंद्र है, तो किस शैली के है, जोधपुर शैली। नागौर व्यक्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। अब ये भी यहाँ समझ सकता है कि नागौर जो है वो किस चित्र के लिए जाना जाता है, व्यक्ति चित्र के लिए कि पशु चित्र के लिए, पक्षी चित्र के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति चित्र के लिए नागौर जाना जाता है। ऐसे समझ सकता है व्यक्ति चित्र के लिए कौन जाना जाता है, तो नागौर। जबकि सिरोही के चित्र विषयों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है, विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डिफरेंसेस जो होते हैं, विविधता, मतलब कि अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो बीकानेर लघु चित्र शैली क्या है, ठीक है, देखते हैं। बीकानेर चित्र शैली में मुगल कला तत्वों की भरमार है। बीकानेर लघु चित्र शैली जो थी इसमें मुगल कला तत्वों की भरमार है। मुगल कला क्या थी आपको पता है ना, कि भैया हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, या कह सकते हैं कि इस्लामिक कला तत्वों का और जो हमारी भारतीय कला थी इसका समन्वय जब बना, तो एक नई कला बनी।
सो उसी को मुगल कला कहा गया था। तो बीकानेर लघु चित्र क्या थी कि एक मुगल कला तत्वों की इसमें भरमार है, क्योंकि बहुत से चितेरे मुगल दरबार को छोड़कर बीकानेर आ गए थे। देखिए, जब औरंगजेब का शासन आया था, औरंगजेब क्या था, एक कट्टर मुसलमान था और यूँ कलाओं को इतना कुछ मतलब कि नहीं देता था, कला वला उसके जीवन में कोई भाग नहीं था उसके समय में। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के चितेरे को कोई काम ही नहीं बचा करने के लिए। जब उसके शासनकाल में कोई कला नहीं बनाया गया तो क्या करेंगे रह के, तो वे पलायन कर दिए उसके दरबार में से और स्वतंत्र सूबों और राज्यों की तरफ पलायन कर दिए थे। तो अब कई जो मुगल दरबार के चितेरे थे कहाँ पे आ गए थे, बीकानेर में आ गए थे। ठीक है, समझिए, बीकानेर आ गए थे। इसलिए मुगल चित्र शैली के अभ्यस्त इन चित्रों ने बीकानेर चित्र शैली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए चित्रों की रचना की। अब जो ये मुगल चित्र शैली जो थी, वो मुगल ये जो चितेरे वहाँ से आए थे, मुगल दरबार से आए थे, तो वहाँ की जो मुगल चित्र शैली थी इनके अंदर पहले से थी। अब कुछ बीकानेर के परंपराओं को भी जोड़कर इन्होंने एक नई शैली बनाई, जिसे बीकानेर लघु चित्र शैली कहा गया। अब लेकिन क्या कि इसमें कि मुगल कला तत्वों की भरमार है, क्योंकि मुगल दरबार से थे, बिलोंग करते थे, तो वहाँ से तो होगा ही। तो परिणाम स्वरूप एक नई शैली अस्तित्व में आई, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या, बीकानेर लघु चित्र शैली। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? अली रज्जा, उस्ताद साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन व मुराद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि इसकी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? अली रज्जा, उस्ताद साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन व मुराद। इस शैली के प्रमुख विषय कौन है? इस शैली के चित्रकारों ने अपना रुझान हिंदू मिथकों व आख्यानों को चित्रित करने की ओर रखा। ठीक है, तो ये जो है बीकानेर लघु चित्र शैली के जो विषय है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस शैली के चित्रकार जो थे अपना जो रुझान था, ठीक है, जो दिलचस्पी थी, किसकी तरफ? हिंदू मिथकों व आख्यानों को चित्रित करने की ओर रखा। इस शैली में देवी भागवत, रागमाला, बारहमासा, हिंदू त्योहारों, कृष्ण लीला, रामायण और क्षेत्रीय व भारतीय साहित्य के नायक नायिकाओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया था। ठीक है, तो ये सब आप माइंड में रखिएगा। शैलीगत विशेषताएं: तकनीकी निष्पादन के अलावा परिपक्व शारीरिक गठन, लय, गति व बारीकी के अलावा हल्के मनभावन रंग बीकानेर लघु चित्रों की वैशिष्ट्य है। क्या? तकनीकी निष्पादन के अलावा परिपक्व शरीर गठन, लय, गति, बारीकी के अलावा हल्के मनभावन रंग बीकानेर लघु चित्रों की वैशिष्ट्य है। चलिए देखते हैं पांचवा, किशनगढ़ लघु चित्र शैली। ठीक है, रहस्यमयी नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की जान है। तो भैया पहले ही लाइन में आपको क्या मिल रहा है? इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, ध्यान में रखिए। यहाँ ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है किशनगढ़ लघु चित्र शैली कि रहस्यमयी नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की जान है? तो किशनगढ़ लघु चित्र शैली की जान है। ठीक है ना? कौन से? किशनगढ़ लघु चित्र शैली की जान है, इसे ध्यान में रखिएगा आप। नारी सौंदर्य का आदर्श रूप में बड़ी ठड़ी राधा और कृष्ण रूप में राजा सावंत सिंह का चित्र किशनगढ़ शैली की पहचान है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा कि नारी सौंदर्य का आदर्श रूप कौन है? बड़ी ठड़ी राधा और कृष्ण रूप में राजा सावंत सिंह इस चित्र की पहचान है, इस शैली के चित्र की पहचान है। अब इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? भवानी दास, सूरत राम, निहाल चंद्र जैसे चितेरे क्या थे? इसके प्रमुख चित्रकार थे। इस शैली के प्रमुख विषय क्या है? इस शैली के कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है। देखिए, इस शैली के प्रमुख विषय है कि ये जो कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है, रास लीला, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें से थी जो इस चित्र शैली में जो कृष्ण लीला यानी भगवान कृष्ण से जो संबंधित चीज़ें थी इस शैली में बहुत ही अधिक मात्रा में थी। ठीक है, किंतु रामायण के प्रसंग, आखेट, दृश्य एवं व्यक्ति चित्र भी यहाँ बहुलता से बने थे और रामायण से रिलेटेड भी चीज़ें थी।
राम से रिलेटेड, यानी राम भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो कि वो भी विष्णु के अवतार थे, कृष्ण भी किसके अवतार थे, विष्णु भगवान के अवतार थे। तो इससे रिलेट करके आप समझ सकते हो। सौंदर्य के आदर्श रूप में चितेरों ने बड़ी ठेरी राधा और राजा सावंत सिंह के व्यक्ति चित्रण को प्रस्तुत किया है। तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, पढ़ने से ही मालूम चल गया आपको कि भैया इन जो बड़ी ठेरी राधा और सावंत सिंह जो कृष्ण और राधा को जो दर्शाते हैं, उनके व्यक्ति चित्रण को यहाँ पे चित्रित किया गया है। ठीक है, छठवां है आपका जयपुर लघु चित्र शैली। जयपुर में राजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में लघु चित्रकला को संरक्षण मिला। जयपुर में राजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में लघु चित्रकला को संरक्षण मिला। तो ठीक है ना, ये राजा सवाई सिंह को आप याद रखिएगा जयपुर के लिए। जयपुर में किस राजा के शासनकाल में लघु चित्र को संरक्षण मिला, तो राजा सवाई जयसिंह। आमेर में अमूर्त विषयों पर अधिक चित्रण बने हैं। ठीक है, जीवंत आकृतियाँ तथा गतिशीलता से भरे आखेट के दृश्य अजमेर सावर की पहचान है। जालौर, जसमहल व पुष्कर व शैली के अन्य केंद्र है। ठीक है, तो जयपुर की बात हुई। जयपुर में कौन था, राजा सवाई जयसिंह के शासनकाल में लघु चित्र को संरक्षण मिला। आमेर में अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने। किस पे, अमूर्त विषयों। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, मोहम्मद शाह थे, साहिब राम थे। ठीक है, प्रमुख चितौरे थे। इस शैली के प्रमुख विषय क्या थे, व्यक्ति चित्र, पौराणिक प्रसंग, राग रागनियाँ, रति क्रीड़ा दृश्य व अमूर्त विषयों का चित्रण जयपुर शैली के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, शैलीगत विशेषताएं क्या था, विशाल पटल, सुसज्जित पृष्ठभूमि, चटक रंग भाव के बीच आदम कद व्यक्ति चित्र, उत्कृष्ट संयोजन, अपूर्ण नारी सौंदर्य, उन्मुक्त आकृति या विषयगत विविधता इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। जयपुर की उपशैली केंद्र सानी नहीं है। ठीक है, कोटा लघु चित्र शैली, देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोटा लघु चित्र शैली ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कोटा लघु चित्र शैली क्या है, राम कथा, कृष्ण लीला, महाभारत ऐसे ग्रंथों में कौन कौन, राम कथा, कृष्ण लीला, महाभारत व अन्य वैष्णव आख्यान कोटा के चितेरों के प्रिय विषय रहे हैं। ठीक है, प्रिय विषय क्या क्या रहे हैं, राम कथा, कृष्ण लीला, महाभारत और अन्य वैष्णव आख्यान कोटा के चितेरों के प्रिय विषय रहे हैं। कोटा व बूंदी में कुछ शैलीगत विषयगत समानताएं हैं। ये कोटा बूंदी में कुछ समानताएं हैं, सिमिलरिटीज है, किंतु कोटा को 12 मासा चित्रण में विशिष्टता प्राप्त है। ठीक है, कोटा को क्या है, 12 मासा चित्रण जो था उसमें स्पेशलिटी यानी विशिष्टता प्राप्त है। इस शैली के प्रमुख विषय कौन थे, मानव चित्र, त्योहारों उत्साहों, आखेटों दृश्यों मतलब क्या, वही जो कमान तीर लेके वो उसका शिकार करने जाते थे राजा लोग, तो वो आखेटों दृश्यों है। हरम, वन्य जीवन। ठीक है, वन्य जीवन मतलब क्या, जंगल का जो जीवन होता है, जो वनवास होता है। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण में कोटा को विशिष्टता प्राप्त है। शैलीगत विशेषता क्या, कोटा शैली में सौंदर्य लालित तथा भावात्मक को प्रमुखता के साथ चित्रित किया गया है। रविनाश दृश्यों, अभिजात्य प्रसंगों तथा व्यक्ति चित्रों के चित्रांकन में कोटा बहुत ही कल्पनाशील एवं जीवंत है। कोटा की उपशैलियाँ उनियारा व इंदरगढ़। ठीक, कोटा की उपशैलियाँ कौन कौन सी है, उनियारा एवं इंदरगढ़ है। पौराणिक कथा व रागों पर आधारित अद्भुत विषयों के चित्रांकन में उनियारा का कौशल देखने को बनता है, जबकि इंदरगढ़ के व्यक्ति चित्रों की, इंदरगढ़ में क्या है, व्यक्ति चित्रों की प्रमुखता है, और जो अमूर्त विषय पर चित्रांकन है वो उनियारा में। तो ये दोनों उपशैलियाँ कोटा की है। सो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपका शुरू होता है राजस्थानी शैली के लघु चित्रों का अध्ययन। पहला है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। तो ये सब तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में जितना बताने की जरूरत है मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, आपको बस चित्र को देखना है, समझना है। ओके, ये चित्र कैसा है इसको अपने दिमाग में आप सेटअप कर लेंगे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, एक बार सेटअप हो जाए बस। देखिए ये घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा किस अवस्था में है,
ठीक है। इनकी जो पहने हैं टोपियों कैसी है, किस रंग की है, इनका वस्त्र कैसा है, किस अंदाज में बैठे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद ये जो डेटा दिया जाता है, कौन सा डेटा सर, ये डेटा जो है ये लर्न कर लीजिए। और उसके बाद इनका चित्र अपने दिमाग में रख लीजिए। और इससे जब अगर राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा का नाम आता है एग्जाम में उनके रिलेटेड लिखने का, तो आप आसानी से लिख लोगे। जैसे कि एक मैं आपको दे रहा हूँ, कैसा ही बता दे रहा हूँ। चित्र का नाम क्या है, राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा, ये याद होना चाहिए आपको। चित्रकार कौन है, उत्कल राम। माध्यम कागज पर जल रंग। समय कब है, 18वीं सदी। उपशैली कौन है, बूंदी। तकनीकी टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि अनिरुद्ध सिंह राणा चित्र जो है ये किस उपशैली से है, तो बूंदी। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब किस सदी से है, 18वीं सदी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसका विवरण पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए कलर्स का ध्यान देना है आपको। विवरण में क्या करना है कि कलर देख रहा है, उसके बाद दशा देख ली है, रंग संयोजन कैसा है उनका, ये सब देखना है। और इसी के बारे में ये पूछ सकता है कि बूंदी शैली के इस विषय को 18वीं सदी के आरंभ में, ये सब तो आपने पढ़ा है अभी इसमें। ठीक है, ये वाले में अभी ये सब तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ मैं कर इतना आप पढ़ लेंगे, उसके बाद चित्र को दिमाग में रखिए, सब हो जाएगा। तो बूंदी शैली के चित्र को 18वीं सदी में आरंभ के उत्कल राम, यहाँ पे देखिए दिया गया है, उत्कल राम ने बनाया था। इस चित्र में तेज गति से दौड़ते सफ़ेद घोड़े पर, देखिए ये क्या है कि घोड़े की क्या है, दशा बताई है कि कैसा है घोड़ा। और रंग बताया है सफ़ेद घोड़ा, रंग संयोजन और दशा का बताया है। सफ़ेद अलंकृत वस्त्रों पर विशिष्ट आभूषणों के साथ सिर पर बेहद अलंकृत, अलंकृत मतलब बहुत ही ज़्यादा सजाया हुआ, मुगलिया, देखने में पता चलता है कि मुगली है, ऐसे उसका ऐसा आकार है। मुगलिया पगड़ी धारण किए हुए एक युवा राजपूत राजा को दिखाया गया है। उसकी आंखें अपेक्षाकृत बड़ी भावप्रवण दिखाई गई है। घोड़े की सीधी तरी हुई पूंछ यह इस चित्र की विशेष आकर्षण है। चित्र में सभी सजावट तत्वों का लाल, नारंगी, पीले और भूरे और सफ़ेद रंग घोड़े से सवार की उचित संतुलन स्थापित करने की मनोभावना से प्रस्तुत किया गया है। सवार ने घोड़े की लगाम को मुगलिया अंदाज में बाएं हाथ से पकड़ा है। ठीक है, सवार ने घोड़े की लगाम को मुगलिया अंदाज में बाएं हाथ से पकड़ा है। हाथ में उसने एक फूल पकड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि को गहरे रंगों मिश्रण इस प्रकार दिखाया गया है कि मुख्य आकृति उभार के साथ तथा केंद्रित करने में सफल प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार आपको सभी ऐसे चित्र दिए गए होंगे और आगे उसका अध्ययन करना है। ठीक है, देखते हैं। ये आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं बुक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है, बस पढ़ के आपको और चित्र को दिमाग में रखना है, आपका काम हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे ही कई सारे चित्र दिए गए हैं, तो देख सकते हैं आप। और लास्ट में ये किस चित्र का है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे चित्र आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए। ठीक है, तो ये चित्रों की जो दशा है और जो रंग संयोजन है ये याद रखिएगा। और ये जो चीज़ें हैं इसे याद रखिएगा, फिर आपका इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।